बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद शहर के अंदर जो तकरीबन 3 दिन तक मुसलसल एक एक्टिविटी जारी रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से एहतजाज का जो सिलसिला जारी रहा, फोर्सेस की बहुत बड़ी तैनात की गई तादाद के हवाले से भी बहुत सारे मामलात हैं। इन 3 दिनों के अंदर क्या कुछ हुआ, ये पूरा हफ्ता सियासत के हवाले से नहायत ही अहम तस्वुर किया जा रहा है, चाहे वो किसी सियासी जमात की सियासत हो या फिर पार्लियामेंट के हवाले से कुछ खबरें हों या फिर आईनी तरामीम के हवाले से मुजव्वज़ा तौर पे जिस मुसवदे के ऊपर बात हो रही हो। ये तमाम चीज़ें आज के आपके सामने रखेंगे कि इस पूरे हफ्ते के अंदर डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल हो सकती हैं, क्या कुछ होना चाहिए था, क्या कुछ रोका गया और क्या कुछ हो गया। ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। आमिर साहब, सबसे पहले तो इन 3 दिनों के अंदर जो एक्टिविटी रही, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पूरा इस्लामाबाद शहर ब्लॉक था। सिर्फ एक सादा सा सवाल है, शायद उसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कि जो एहतजाज पीटीआई के लोगों ने किया, गंडापुर साहब की क़यादत के अंदर हुआ, वो शो कामयाब रहा या फिर वो फ्लॉप हुआ? पहले तो मैं ये कह दूं, इस 3 दिन, ये जो भरपूर 3 दिन रहे, वो जो कहते हैं ना व्हाट अ वीकेंड, कि समझ ही नहीं आ रही कहाँ से शुरू करे कहाँ ख़त्म करे। मगर एक ज़रूर है कि हम और दुनिया एक डिफरेंट टेंजेंट पे हैं। दुनिया में और इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, जंगें चल रही हैं, जंगों के बढ़ने के ख़तरात हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आलमी जंग बनने की ख़तरे की बातें हो रही हैं। और यहाँ ये हमारे दाखिली मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे और वो बढ़ते जा रहे हैं और किसी को नज़र नहीं आ रहा, फ़िक्र भी नहीं हो रही कि ये मसले हैं। हर कोई वो चाहता है विन विन हो, कि मैं ही बस जीतूं और दूसरे को बिल्कुल निस्तो नाबूज कर दूं। ये एक बुनियादी बिग पिक्चर है। अब ज़रा स्मॉल पिक्चर पे आ जाएं कि जी क्या ये पीटीआई का कामयाब हुआ, नहीं हुआ, अली अमीन गंडापुर हीरो है या ज़ीरो है, ये जो बहसें हैं, तो मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें। पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो चल रही है वो तो अली अमीन गंडापुर है कि जनाब उसने अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, बहादुर था, बुज़दिल था, क्या? दौड़ गया, नहीं दौड़ा, मिलके दौड़ा, बगैर बिले दौड़ा, जो है एक तो पक्की बात है। एक तो पक्की बात है कि अली अमीन का एक क्रेडिट है कि वो लीडरशिप इस वक्त आप देखें ना गायब है और बाकी लीडरशिप तो है नहीं है। एक सेकंड टीयर तो उनका चलें जेल में है, जो पार्टी छोड़ गए हैं, या जो 3rd टीयर है या सेकंड टीयर के जो लोग बचे हैं वो किधर हैं। ये आर्गुमेंट देना कि जी वो देखें हमारे आईनी तरमीम के अंदर हमने बंदे बचा के रखे हुए हैं, उनको छुपा के रखा हुआ है, ओ भाई वो चंद बंदे तो ठीक है जिनको उन्होंने उठा के लेके जाना है या उनसे कान मरोड़ के ज़बरदस्ती को वोट दिलवाना, उनकी तो समझ आती है। तो ये क्या गौहर खान, कैस, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, ये क्या जो है इनका भी खतरा है कि इनको पकड़ के ले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तरमीम के नंबर उन्होंने आपके बगैर ही पूरे करने हैं, ये रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने नंबर उठा के पूरे कर लिए होंगे तो ये बहाना बिल्कुल फजूल है। सो बाकी तो कोई है नहीं है। पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी जो क्रेडिट है वो अली अमीन गंडापुर का है कि उसने जैसे कैसे भी एक महवर होता है ना, तो महवर वही रहा तो लेके आया। हाँ, उसके बाद ये ज़रूर है कि जब यहाँ वो जो स्टोरी हुई कि एकदम से वो कैसे चले गए, काफ़ी सारे सवालात हैं कि कैसे वो क्यों चले गए केपी हाउस में, कैसे चले गए, कंटेनर्स लगे हुए थे ना, वो ऐसे तो नहीं जाने दिया। और फिर वो जो उसके बाद गायब हो गए, फिर वो चमगैयाँ होती रहीं और फिर जो उन्होंने साफ़ियों से बता के जो स्टोरी बताई है कि वो मुझे चार्ल्स शोभराज याद आ गया, या कि जो है ना, या वो जो डॉन 12 ज़िलों की पुलिस को चकमा दे के जो है वो निकल के कैसे वो पहुंच गया जो है, वो एक उसके अंदर बड़ा झोल है। और उसके अंदर ना वो एक बड़ी मज़ा खेज़ बात ये है, ये जो ये कहानी सुना रहे हैं कि वो पीछे ट्रेल 3 के ऊपर पहाड़ी के ऊपर मरगला की चढ़ गए और वो फिर आगे पीर सुहावा उतर गए। जो है पीर सुहावा से 10 किलोमीटर 5-7 किलोमीटर के बाद जो है ना हरीपुर की केपी की सरहद शुरू हो जाती है। सो केपी के तो वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको वहाँ क्या ख़तरा था कि वो पुलिस को वहाँ के 12 ज़िला के अपने ही सूबे की वो चकमा दे के उनको निकलते रहे जो है सारा, तो वो उसके अंदर बड़ा झोल है।
अब ये नहीं पता कि उसके अंदर बड़े सवाल हैं, इस तरह की सोशल मीडिया पे भी वीडियोस भी चल रही हैं कि उनको ले जाया जा रहा है, हथकड़ी में है, किससे मिले नहीं मिले, इमरान खान से मुलाकात हुई नहीं हुई, अभी ये चीज़ें सामने नहीं आई। मगर क्लियरली ये है कि ये कहानियों के अंदर सवाल हैं जिसके जवाब नहीं हैं। पॉइंट क्या था कि चीफ मिनिस्टर क्यों इतना दौड़े? अगर वो आए थे तो सवाल तो सबसे बड़ा ये था, वो उनके लिए नहीं था, वो गवर्नमेंट के लिए था कि चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सवाल था, बड़ा मुश्किल फैसला था। वो बहरहाल केपीए के साथ सुबह है, वहाँ 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो वहाँ पे हैं। गिरफ्तार करना चीफ मिनिस्टर को वो कोई छोटी बात नहीं था, छोटा फैसला नहीं होता। जब आपने खुद ही आसानी करके दौड़ लगा दी और क्रॉस करके दौड़ के चले गए तो पॉइंट क्या था? पॉइंट तो ये था कि अगर वो अपने आप को पेश करें, अरेस्ट को जो आज से 40-50 साल से मजामत की सियासत होती रही है, तो वो क्या दौड़ लगा जाते हैं? भाई आप जो है, आप यहाँ पे नैब की हुकूमत ने जो है उनकी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बर्खास्त की थी। केपी में मौलाना मुफ्ती महमूद ने, उस ज़माने में NWFP होता था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी एक शान होती है, उसके ऑफिस की शान होती है कि वो अपने आप को बहुत अगर मुश्किल आ जाएगी तो पेश कर देंगे गिरफ्तारी के लिए, जो है वो एक बड़ा एक क्वेश्चन होता है, बड़ा मुश्किल वो था। तो उन्होंने तो आखिर में वो सही है कि उनका जो वर्कर है डिमोरलाइज्ड है, उसको भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये आप देखें केपी जो हाउस जो है वो कोई छोटा मसला नहीं है। ये वफाक और सूबों के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार डाली गई है, भी उसको कर दिया गया बिल्कुल जिस तरह एयरपोर्ट की एक सेंक्टिटी होती है, एम्बेसीज की सेंक्टिटीज होती हैं, वो मुल्क के अंदर उस दूसरे मुल्क की एक टेरिटरी होती है। केपी हाउस केपी का है, सो उनकी टेरिटरी है, उसके अंदर इस्लामाबाद पुलिस या रेंजर्स को नहीं जाना चाहिए था, जो वट एवर दी रीजंस था। और वो जो वीडियोस आई हैं कि दरवाजे तोड़े गए, ये वो, और अब ये बहाना कि जी वो सील कर दिया गया है क्योंकि बिजनेस रूल्स की उन्होंने वायलेशन की थी और लीज नहीं की थी। वो एग्रीमेंट 2014 से बता रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, इकबाल खान ने पूछा है सीडीए का सवाल कि ये बताएं ये जो पंजाब हाउस है या बलूचिस्तान हाउस है, सिंध हाउस है, इन्होंने बिल्डिंग रूल्स पूरे किए हुए हैं, इनकी बाकी किसी का लीज नहीं। और उसी दिन जिस दिन वो उनका धरना था, उसी दिन ही जो है केपी की लीज याद आ गई है। सो ये बहाना दोनों तरफ से एक बड़ा मज़ा खेज है, मगर उस कवर अप के अंदर दोनों पार्टी शामिल हैं। जो भी उनके रीजंस हैं, कब आएंगे तब आएंगे, कि सारे लोग केपी से भी लोग आए, बाकी जगहों से भी आए होंगे, मगर इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कम से कम 10 से 15 लाख जो है वो पश्तून पॉपुलेशन है। यहाँ तो 5-10 हज़ार बंदा पूरा इस्लामाबाद जैम कर देता है। तो वो काफ़ी सारे लोकल थे, वो जो उन्होंने FIR दिखाई भी है उसके अंदर आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, वो आधे के करीब तकरीबन वो लोकल्स ही हैं, इस्लामाबाद और पिंडी के ही हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि ये घंटे के फासले पे जो है केपी की बॉर्डर है। तो इस्लामाबाद जो है वो लार्जली अब ये पख्तून सिटी बन चुका हुआ है। और पंजाब में अच्छी बात है, किसी को इस बात की तकलीफ नहीं है, होना भी चाहिए, उनका हक है बिल्कुल। यहाँ एक ठीक ठाक उनकी एक आबादी है, प्रेजेंस है। ऐसे नहीं पिंडी की डायनामिक सिलेक्शन की बदल गई है, इस्लामाबाद की बदल गई, वो सीटें जीत रहे हैं। ताशा जब ये मोटरवे बनने के बाद से यहाँ मैस एक माइग्रेशन हुई हुई है, वो लोग रहते हैं, उनका सेकंड होम है, कईयों का फर्स्ट होम है। सो वो एक उन्होंने ये पॉइंट प्रूव कर दिया, जो कि आगे खतरा इसलिए है कि वो किसी वक्त भी कुछ भी यहाँ कर सकते हैं। और आज उन्होंने ये, मैं सुन रहा था उनके स्पोक्समैन को, उन्होंने कहा जी हमारा तो एहतजाज ख़त्म ही नहीं हुआ, कि जब तक हमें खान नहीं कहेगा तो एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। अब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो खान से मुलाकात बंद है, और आगे जो सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो SCO कॉन्फ्रेंस का है कि SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत बड़ी एक छोटी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है, पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर हैं। पहले ही उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है कि सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए चीन के वज़ीर आज़म 14 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, अभी तक यही है। मगर ये जो कराची में बड़ा ही अफसोसनाक धमाका हुआ है, एक तो ये एक इस चीज़ का इशारा भी करता है कि भाई साहब आपके इंटरनल सिक्योरिटी के ये इश्यूज हैं, और आप कहाँ आपको फोकस करना चाहिए और कहाँ आप लगे हुए हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, ये हम पूरे अगले सेगमेंट में बताएंगे तफसीलात
कि ये कहाँ से हो रहा है। मगर बुरी खबर उसकी ये है कि ऑलरेडी जो है चीनी एंटूराज कम हो गया है। मीडिया के काफ़ी सारे लोग जो यहाँ आ रहे थे, मैं ख़बर दे रहा हूँ कि वो अब चीनी डेलीगेशन छोटा तो लाजमी हो गया है, अल्लाह करे वो यहाँ पे आएँ। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी फ़िक्र किस किस को करनी चाहिए। हुकूमत को करनी चाहिए कि ये सारी पीटीआई की ही जिम्मेदारी है कि जी वो उन्होंने देखे जी मुल्क का सवाल है, ये है वो है, तो वो तो फिर यही वो तो पूरी दुनिया में पीटीआई के लोग एहतजाज यही कर रहे हैं दिखाने के लिए कि जनाब ऑल इज़ नॉट वेल इन दिस कंट्री, यहाँ पे बुरे हालात हैं। तो वो फिर एक उनके लोग कहते हैं कि जनाब हम हमारे पे ही जिम्मेदारी है कि हमने ही जिम्मेदार शहरी बनना है, कौम मुल्क सल्तनत का ख्याल करना है। जिनके पास हुकूमत की बागें हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ फेयर प्ले कौन सा हो रहा है कि हमारे से फेयर प्ले तो सो ये सवाल हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं समझता हूँ कि ये एसईओ बहुत अहम चीज़ है और हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले ये शोर मचाने वाले थे। 15-20 महीने से ये कह रहे हैं कि भाई साहब एसईओ होने वाला है, ये आप वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर ठीक किए जा रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल सेंटर ठीक करें आप। तो अब जाके एकदम से लोगों को ये ख्याल आया है। फिर ये है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, इतना ये कि वो आ रहे हैं, उनको भी बहाना चाहिए होगा अगर यहाँ पे है। सो अभी वो कह रहे हैं एहतजाज खत्म नहीं हुआ, तो ये खत्म कैसे होगा? खान से बात नहीं हो रही तो आमिर साहब के खान के कहने पे गंडापुर साहब गए। कुछ लोगों का ख्याल है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये देख रहा, ये मैं इस तरफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि ये बार बार ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, राना सुनाल ने भी कहा है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि गंडापुर जो है ना विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। ये तनकीद नहीं है, ये तशवीश है कि क्या ये कहीं डबल तो नहीं खेल रहे, उधर तो नहीं खेल रहे। ये अगर वो है, इसका ये मतलब ये पीटीआई से ज़्यादा बड़ा सवाल ये नहीं कि पीटीआई उनसे बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई से बात नहीं करनी, एक तरफ मार धाड़ जा रही है, एक तरफ बातचीत अगर कर रहे हैं तो क्या बातचीत किन लाइंस पे हो रही है, किससे हो रही है, क्या जेल में हुई है नहीं हुई है, तो अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया। अल्टीमेटली जो फैसला होगा इसका वो फिर वहाँ से जेल अडियाला से आएगा, असल पता चलेगा कि असली कहानी क्या है। 18 तक तो और पता नहीं चलेगा, उसके बाद ही चलेगा। मगर ये मुझे ये इस लॉजिक की जो गंडापुर साहब की स्टोरी है, तो ये मेरा ख्याल मुझे उसके अंदर झोल तो है ही है, ऑन करना चाहिए था। ये एक आम वर्कर या आम वो तो कहानी सुना सकता है कि जी मैं वहाँ से छुप छुपाता पहाड़ी चढ़ गया, फलाना वो चला गया। चीफ मिनिस्टर जो होता है मुल्क का, सूबे का, उसको अपने तौर पे गिरफ्तारी के तौर पे पेश करें ना। यहाँ पे जो वो जब आए हैं और अगर इस तरह की उनकी कोई उनके ऊपर वो हैं तो क्या एहतजाज करने जब आए हैं तो उसके बाद दौड़ लगा जानी है छुप छुपा के, ये क्रेडिट नहीं है। ये इस झोल के अंदर सच कहीं पर छुपा हुआ है जो निकल आएगा जल्द से जल्द निकल आएगा। इट्स अ मिक्स्ड बैग कि उन्होंने पॉइंट प्रूव भी किया मगर उनकी कुछ खराबियां भी हैं, क्रेडिट भी है थोड़ा सा कि वो बड़ी जुर्रत की बात दिखाई, मगर जिसके बाद दौड़ लगाई तो उसके बाद से वो समझ नहीं आ रहा कहा, मगर अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। सही है, ठीक है, चलिए इस पॉलिटिकल डिबेट के अंदर शामिल करते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को भी। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़ुबैर, आपका ये फ़ायदा है कि आप बड़ी इंडिपेंडेंट अपनी सोच रखते हैं कि कम से कम एक बाई पार्टीजन इंडिपेंडेंट व्यू। ये जो सारा तमाशा वीकेंड पे 48 घंटे में पिंडी इस्लामाबाद बंद रहा, जिस तरह उसका पता नहीं क्लोजर हुआ या नहीं हुआ, मैं आपका व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए आमिर, आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा पता है कि पॉलिटिक्स इज़ अबाउट परसेप्शन। कभी एक का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का पलड़ा भारी होता है। अगर आज आप कल रात से अगर आप पीटीआई के सपोर्टर्स, वर्कर्स, हर एक से बात करें, हर एक का व्यू पॉइंट देखें तो वो मायूस हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं और ये छुपाने की बात नहीं होती। तो दैट मीन्स ये वाला राउंड वो हारे हैं परसेप्शन बिल्डिंग के हवाले से कि एक एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा, और ये इन द बैकड्रॉप ऑफ जो वर्कर्स निकले और जिस तादाद में निकले और जिस करेज का उन्होंने मुजाहरा किया और मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने 2 दिन तक प्रोटेस्ट जारी रखा और पूरे पाकिस्तान ने देखा और ये चीज़ एक्सेप्ट की और लोगों की उस तरह से उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। और फिर एक आ रहा है जी, एक बहुत बड़ा वहाँ से काफ़िला आ रहा है, अली अमीन गंडापुर लेके आ रहे हैं और वो था भी बहुत बड़ा जो विजुअल्स आए थे। लेकिन वो चूँकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ,
इससे पहले भी हो चुका है कि वो हर जलसे में लेट पहुंचते हैं। तो मेरा तो एक ही होता है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आपकी उनकी मुखालिफ जो हुकूमत वक्त है वो अनलिमिटेड टाइम नहीं दे रही। मिसाल के तौर पर आपको पता है लाहौर के जलसे इस्लामाबाद में उन्होंने कहा 4 से 7 और 7 बजे लाइटें बंद करती हैं। तो गंडापुर साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये तो नहीं है कि ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, और वैसे भी थोड़ा सा तो उसके हिसाब से मुनासबत से आना चाहिए। आपको ये भी पता था कि जी हमारे जो मुखालिफ रूलिंग एलीट है वो हर किस्म की मुश्किल पैदा करेगी उनको वहाँ पहुँचने में, इसका भी पता होना चाहिए था। तो आप हर दफ़ा तो ये नहीं कह सकते कि जी मैं 24 घंटे पहले से वर्कर्स वहाँ बैठे हुए हैं और आप वहाँ ना पहुँच सकें। और फिर उसके बाद जो उसका क्लाइमैक्स हुआ, बिकॉज पीटीआई ने खुद ये कहा कि जी वो उनको यरगमाल बनाया हुआ है, वो किडनैप कर लिए गए हैं, और जो विजुअल्स उससे पहले आए थे उससे ऐसे ही लगता था, क्योंकि फेडरल हुकूमत की जो नफरी थी पुलिस और रेंजर्स वो केपी हाउस में गेट क्रैश करके गेट को तोड़ के अंदर गई थी, और जाहिर सी बात है वो फेडरल हुकूमत की तो टेरिटरी है ही नहीं, वो सूबाई हुकूमत की आप गवर्नर सिंध रहे हुए हैं, आप मैं इस पे चाह रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को, ये सिंबलिज्म जो होता है कि एक गवर्नर हाउस एक वफाक की अलामत सूबे में होता है, उसी तरह ही वफाक के अंदर जो है सूबों की अलामत ये हाउसेस बनाए गए हुए हैं, ये उनकी टेरिटरी होती है, उसके रूल्स और उसकी हर चीज़ वो खुद डिसाइड करते हैं। ये सिंबलिज्म को जो हम ये एक पॉलिटिकल जेरीमैंडरिंग के अंदर तोड़ देते हैं और इसकी कोई अहमियत नहीं रह। जी मैं चाह रहा हूँ इस पर ज़रा आप रोशनी डालें। जी जाहिर सी बात है, जब गवर्नर या चीफ मिनिस्टर सिंध का या बलूचिस्तान का, ये जो भी है केपी का, वहाँ जिस तरह हम सिंध हाउस में जाते थे, तो मैं ये बता दूँ आपके नाज़रीन के लिए कि सिंध हाउस में जो पुलिस वाले भी होते हैं वो सिंध हुकूमत उनको तैनात करती है, वो सिंध से जाते हैं, वो सिंध की हुकूमत को रिपोर्ट करते हैं, वो फेडरल हुकूमत के नहीं होते हैं। वहाँ जो इवन जो काम करने वाले आम लोग होते हैं, आम जिस तरह जो भी काम करने वाले हैं, चाहे इवन गार्डनर है, वो भी सिंध हुकूमत की तरफ से जाता है, ड्राइवर्स वगैरह सारे। सो वो दैट इज अ टेरिटरी दैट बिलोंग्स ओनली टू सिंध गवर्नमेंट, और इसी तरह से केपी गवर्नमेंट। सो फेडरल हुकूमत वहाँ नहीं जा सकती अंदर। और आपने देखा होगा कि जब 2022 में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, और वो कहा गया कि जी सिंध हाउस में वो रखें 20-22 अहमद ने, 25 अहमद ने, तो बावजूद इसके कि उस वक्त हुकूमत वक्त जो पीटीआई की हुकूमत थी उनको शदीद एतराज़ था कि इन्होंने वहाँ उनको क्यों रखा, लेकिन कोई एक अटेम्प्ट भी नहीं हुआ था कि जी वहाँ उसके अंदर घुस के उनको पकड़ लें या उनको वहाँ से ले जाएं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज दैट्स एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, और बुरे तरीके से लॉ को आप ब्रेक कर रहे हैं। तो सिर्फ लॉ की ब्रेकिंग तो एक छोटी सी चीज होती है, जब गवर्नमेंट और रियासत या हुकूमत जब ये कानून को तोड़ती है, और वफाक, क्योंकि हमारा ये वफाक और सूबों की एक तारीख रही हुई है, ये 73 के आइन के अंदर, फिर 18वीं तरमीम के अंदर इसको बड़ी मुश्किल से एक बड़ा एक थिन आइस के ऊपर ये बैलेंस रखा हुआ है। सो ये दरारें पड़ती हैं तो इसकी तकलीफ है। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैं गंडापुर की बात नहीं कर रहा, ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उनका ये कॉन्डक्ट के वो जी पहाड़ी क्रॉस करके चले गए और 12 ज़िलों की पुलिस को चकमा देते हुए चले गए, और फिर उन्होंने खुद भी कुछ सिवाय केपी हाउस का जिक्र आईजी वाईजी का नीचे लेवल पे कर दिया है। मतलब जब वो खुद नहीं इल्ज़ाम दे रहे किसी को कि मेरे साथ क्या हुआ, तो आप हम कौन होते हैं फिर देने वाले? लेकिन उसमें देखें ना आमिर, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर भी हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीटीआई एज अ मेन लीडर ऑफ पीटीआई। एक तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी उन पर पीटीआई ने खुद शो की है, पब्लिकली शो किया है कि उनकी वजह से जलसा जो है या प्रोटेस्ट वो होगा। अब उनका वो जो एक्सप्लेनेशन रात को आई ना, वो आई थिंक दैट लैक्स क्रेडिबिलिटी, और उसकी वजह से वो जो आपने कहा ना कि राना सनाउल्लाह ने भी और बहुत से लोगों ने कहा कि जी ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो तशवीश भी है और पीएमएलएन के वर्कर के हवाले से खुशी की बात भी है। लेकिन तशवीश जाहिर सी बात है कि वो क्या बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है, कहीं काम लग तो नहीं गया। सो इस तरह की बातचीत की तशवीश ज्यादा। मैं आपको एक वाकया बता दूं, 2019 में जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो रही थी और वो जाहिर है एक कानून बन रहा था एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो पीएमएलएन ने उनको एक्सटेंशन देने की कमिट कर लिया था।
तो पीटीआई के बहुत लोग परेशान थे कि हम तो कर ही रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं बाजवा हमारे साथ है, ये क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये सारा ब्रेक थ्रू का क्रेडिट कि आप जनरल बाजवा विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नूर लीग को चाहे भूल गया हो, मगर ये जो ब्रेक थ्रू का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट जो भी डिपेंडिंग ऑन द पार्टी जो है वो आपसे शुरू हुआ था कि वो जो बाजवा साहब के साथ आपकी मीटिंग वो हुई भी, बाद में उन्होंने डिसोल्व भी कर लिया, उनका जी वो तो खुद ही कर रहे थे। और फिर आपने ये एक दफ़ा एक प्रोग्राम में एक दो जगह बताया भी है कि जनाब पूरी उनकी नॉलेज से, उनकी मर्जी से, और मुझे मना किया गया था कि इसका जिक्र नहीं करना। सो ये इस तरह की मुलाकातों के आप तो बहुत ज़्यादा शाहिद रहे हुए हैं। लेकिन आमिर वो वही ना, उसी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि और जो पीटीआई ने तजर्बा भी किया था कि पता ही नहीं चला कि उनके नीचे से कैसे स्लिप होके चले गए, और वहाँ ज़ाहिर PMLN के साथ सब कुछ तय हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह के हवाले से। तो जाहिर है आज PMLN की जो हुकूमत है उनको भी ज़रूर ये फिक्र होगी कि ये किस किस्म की बातचीत हो रही है। और ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं, आपको पता है इससे पहले 7 घंटे के लिए गंडापुर साहब गायब हुए थे, और उसमें भी सबको बाद में पता चला, मेरा ख्याल है कि वो किन से बातचीत कर रहे थे। और बातचीत जब होती है तो दोनों तरफ से होती है ना, कि जी उनके गिले शिकवे हैं, हमारे गिले शिकवे हैं, अच्छा जी आप ये इस तरह से जारहाना तरीके से पेशावर से ना आया करें तो उसके बदले में क्या मिलेगा, कुड प्रो को क्या होगा, लेना क्या है और देना क्या है, ये सवाल असल ये है कि कुड प्रो को यहाँ पे क्या हुआ होगा। और बगैर लीडरशिप के कोई भी एक लीडर वहाँ मौजूद नहीं था, बगैर उनके वो आए और वहाँ आके, अब तो हुकूमत के पास एक रीज़न था और सही रीज़न था SCO मीटिंग का, कि जी SCO मीटिंग हो रही है तो आप ये इस किस्म का माहौल ना क्रिएट करें। कल को जब SCO मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर 18 तारीख से अगर वो दोबारा, सो देयर हैज़ टू बी, और ये हर मेरा ख्याल है शख्स समझता है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये जो स्टेलमेट है, ये जहां हम आके फंस गए हैं कि एक तरफ सबसे पॉपुलर लीडर है, दूसरी तरफ सबसे पावरफुल है, तो वो पॉपुलर लीडर को आप इस तरह से इग्नोर करके मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। सो कुछ ना कुछ तो ब्रेक थ्रू होना है, कहीं ना कहीं तो बर्फ पिघलनी है। और मे बी दिस वाज द मोमेंट, बट जाहिर सी बात है मैं तो नहीं कह सकता इस वक्त ये मैं तो चाहूंगा कि ये आप समझते हैं इस चीज़ को कि SCO मीटिंग एक छोटी चीज़ नहीं है, तो बर्फ बाद में अगर पिघलानी है तो जल्दी पिघला ली जाए। आपकी क्या टेक है? दोनों तरफ का अपना वर्जन है। वो कहते हैं कि जनाब इनको SC का ख्याल करना चाहिए PTI को, PTI वाले कह रहे हैं कि हमें सानू दिता किसी के हिसाब बन रहे हो कि वो हमें क्या इन रिटर्न आप देते हैं। सो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? आई थिंक देखें, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है सिर्फ PTI का नहीं है, वकला बरादरी का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है, वो अमेंडमेंट्स के हवाले से है। सो आप SCO के उसमें रह के और हुकूमत ये कहे कि जी सब पीस रखें और हम चुपके से अमेंडमेंट्स भी पास कर लेते हैं, तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू एनीवन, क्योंकि वो इतने फार रीचिंग है कि वो जो SCO होने के बेनिफिट हैं और स्मूथली होने के बेनिफिट हैं, वो डेट इज़ far more मतलब in terms of far less rather in terms of the consequences of the amendments। वो तो पूरा का पूरा आइन आपका बदल जाएगा। अब अगर कोई बैठ के मेरे जैसे बंदे से भी पूछे कि जी SCO मीटिंग के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और उधर से आप अमेंडमेंट्स पास करा दे, तो आई विल से नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसमें है कि ये अमेंडमेंट्स पास ना हो और बड़े भरपूर अंदाज में सबको अपोज करना चाहिए। सो हुकूमत को भी तो कुछ तो एक फेंकना चाहिए कि जी अब जब तक ये SCO मीटिंग नहीं होती है ख़त्म, हम अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में नहीं लेके आएंगे, और पार्लियामेंट में लाने से पहले हम आपके साथ रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, बिकॉज ये है कंट्रोवर्शियल। इसमें तो कोई नहीं डिनाई कर सकता, हुकूमत भी नहीं डिनाई कर सकती कि जी ये सारे पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। आप बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार देख लें, आप आज इस्लामाबाद बार को देख लें, और मेजॉरिटी ऑफ दी जुडिशल जो कन्वेंशन यहाँ इस्लामाबाद में हुआ है, बड़ी सख्त तकरीरें की गई हैं, मगर उसके अंदर मैं खबर जो देता जाऊँ आपको कि इतलाएँ यही आ रही हैं कि एक तो नंबर्स इनके ज़ाहिर है पूरे नहीं हो रहे, ये जोड़ तोड़ कर करके भी 63 का फैसला आने के बाद भी नेशनल असम्बली में भी नंबर JUI के बगैर नहीं हो रहे, और सेनेट में भी उनके बगैर जो है 5 और 7 के दरमियान का फ़र्क है। दूसरा ये कि मौलाना ने जो अभी तक की जो इतलाएँ हैं वो ये हैं कि वो
आईनी अदालत या फौजी अदालतों के ऊपर जो है ना पे नहीं मान रहे, जो वो गुंजाइश निकाल रहे हैं, वो जो कि हम लोग भी कह रहे हैं कि अगर आपने आईनी करना है तो आईनी बेंच बना लें, तो वो उस तरफ इंक्लाइंड है। दूसरा, शायद वो 18वीं तरमीम में जो कहा गया था कि पार्लियामान की सुप्रीमेसी इन लाइंस पे कर रहे हैं, सो वो मामला आईनी तरमीम का वो खिटारे में लगता है पड़ गया है। ये खबर आ रही है अभी तक की। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत बाय हुक और बाय क्रुक ये नंबर्स पैदा कर लेगी, और मैं तो इस हद तक जाके कहूँगा कि वहाँ नंबर्स नहीं भी होंगे ना तो स्पीकर या चेयरमैन कह देंगे नंबर पूरे हो गए, आप करते रहें, लड़ते रहें। नहीं जी, यहाँ से तो सिर्फ 40 लोगों ने वोट डाला था। मतलब मुझे कोई शक नहीं है इसमें कि हुकूमत विल गो ऑल द वे बिकॉज दे कांट अफोर्ड द अदर सिनेरियो। दे कांट अफोर्ड कि जी फेडरल कोर्ट ना बने और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएं और फिर उसके नंबर 2 मुनीब हों, और फिर उसके बाद बहुत से जजेस जो हैं वो इस हुकूमत के खिलाफ नहीं, वो अपने पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल पर खड़े हैं। सबसे पहले तो वो रिजर्व सीट्स के फैसले के हवाले से, और सबसे पहले तो वो जो दूसरी पेंडिंग चीजें उसके हवाले से, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होगी वो कमेटी जो चीफ जस्टिस और नंबर 2 और नंबर 3 या जो भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती, उससे वो ट्राइब्यूनल्स के सिलसिले में जो इश्यूज होंगे, जो इलेक्शन फरवरी 2024 के पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है? क्या हुकूमत सही फैसले ट्राइब्यूनल की तरफ से आने का अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती है। सो आई थिंक हमें वहां से देखना चाहिए कि वो जब ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते, वो तो अगले 4-4.5 साल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ये बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा हुलिया चेंज करते हैं। और मैं तो बल्कि आमिर, इस हद तक मुझे शक है कि इसके बाद अगर अमेंडमेंट्स पास हो गई तो इवन जो 2024 का रिग्ड इलेक्शन था ना, वो भी हम ख्वाहिश करेंगे अच्छा वैसे ही करवा दें, क्योंकि वो तो फिर ये असेंबली बैठ के कुछ भी कर सकती है कि जी पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता इलेक्शंस, आगे 2 साल तक नहीं होंगे, आप कर लें जो मर्जी कर लें। उसको आपने इतनी पावर्स दे दी होंगी, वो 2/3 एक दफा उनके पास आ जाए तो वो तो इतने कानून चेंज करेंगे कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एक ख्वाब बन के रह जाएगा कि वो क्या था। और मैं ये भी याद दिला दूं कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र बार बार खास तौर पर बिलावल करते हैं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दूसरे जो एसेंशियल चीजें थी वो, अच्छा ये तो एक लाइन है कि फेडरल कोर्ट, उसमें ये तो नहीं डिफाइन किया था कि रिटायरमेंट एज 68 होगी, काजी फाइज ईसा एक होंगे, वो चीफ जस्टिस होंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट टुथलेस बना दी जाएगी। उसमें तो इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया भी है, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एट द हार्ट ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें तो तमाम चीजें जो सिविलियन बालादस्ती के जो वो कॉन्सेप्ट जो कि मेरे ख्याल कायदे आजम का था, या 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में कि एवरीवन विल बी सबसर्विएंट टू दी एग्जेक्टिव, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो बाकायदा जिक्र किया गया है, इलेक्टोरल प्रोसेस की फेयरनेस, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि कैसे वो इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी चीज उस पर आप ये कह रहे हैं बुनियादी तौर पे जुबैर के, आप ये कह रहे हैं कि उनका दाव पे इतना कुछ है कि तमाम हुकूमत, तमाम हर चीज़ जो है मटीरियल एंड इमटीरियल जो है स्टेक पे है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये जो आपने कहा कि गिनती नहीं भी होगी तो वो पूरी कर देंगे, और अगर दिमाग में खलल हो तो फिर मैं और आप लड़ते रहेंगे, कहेंगे कि वेज एंड मीन्स कैन ऑलवेज बी फाउंड आउट। अगर दिमाग में ये खलल हो, सवाल ये है कि उनके ये तो उनकी वो हो गई ना, मगर दूसरी साइड पे भी अगर देखें कि एक इतनी ये जो 48 घंटे में यहाँ हो गया है कि ये अपना नहीं करवा, आज वो एक फ़लस्तीन के ऊपर 1 साल हो गया है तो वो कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसमें अब क्या मैसेज गया कि पीटीआई जो सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं वो है नहीं है, उन्होंने कहा जी हमारा कोई बंदा ही नहीं है इस्लामाबाद में, हमने क्या अटेंड करना है। तो क्या मैसेज गया? सो इतना क्या ये आसान रहेगा? ये होता रहेगा, चलता रहेगा, जिस तरह आप कह रहे हैं 2024 तक खींचेंगे, उसके बाद भी खींचेंगे जी। देखें, बात यह है कि एक तो हुकूमत की घबराहट जो है, अभी तो वो अमेंडमेंट्स पास नहीं हुई। आप ये देखते हैं कि जी जैसे ही एक जलसे का ऐलान होता है तो हर एंट्री पॉइंट चोक कर दी जाती है, ये तो सब हुकूमत भी नहीं डिनाई कर सकती।
इतने कंटेनर्स लगाते हैं, इट इज नोन एज द कंटेनर सिटी, चाहे वो इस्लामाबाद हो चाहे वो लाहौर हो। सो जब आप इतना खौफ, और फिर सिर्फ कंटेनर्स नहीं लगाते, फिर उससे पहले पकड़ दकड़ शुरू होती है, फिर FIR कटती हैं, फिर उनके ऊपर केसेस बनते हैं। मतलब किसी पर 49 FIRs पहले हैं, अब 50 बना के क्या करेंगे? जिस तरह KP हाउस को सील किया है, ये 2014 से लीज उसकी वो हुई थी। आई मीन ये कब हम खत्म करेंगे ये इस किस्म की बर्बरियत या इस किस्म के मजाका खेस फैसले जिसको पूरी दुनिया सुनती है? हम पहले सुनते थे कि जी वो लोगों को अयूब खान के ज़माने में ऐसे ऐसे केसेस में पकड़ लिया जाता था, लेकिन ये तो बिल्कुल आई मीन दे हैव बिकम इनडिफरेंट कि लोग हंसते हैं तो हंसते रहे। भाई आप एक इतनी इंपॉर्टेंट KP हाउस इस्लामाबाद में, आपने कहा इनका 2014 से वो लीज एक्सपायर हुई थी, तो 2014 से लीज एक्सपायर हुई थी, तो आप 10 साल तक क्या बैठे हुए कर रहे थे? और दूसरी बात ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपने नोटिस दिया और क्या वहां से जवाब आया कि जी हम नहीं एक्सटेंड करेंगे या जो भी रिक्वायरमेंट्स थी CDA की? नन ऑफ दैट। और ये तरमीम, अगर तरमीम जो आप कह रहे हैं, आप ये जो तरमीम कह रहे हैं, ये अब सिर्फ PTI का मसला नहीं रह जाता। अगर फर्ज करें जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाहुक और क्रुक उन्होंने करवाना ही करवाना है, तो फिर उसके साथ तो फिर सारी सिविल सोसाइटी, वकला, जज जो है, जुडिशरी, पूरे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, सूबों में भी हाई कोर्ट्स के अंदर भी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं कि मामला किधर जा रहे हैं। तो ये तो सारा फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऑल ऑफ दिस स्टैक्ड अगेंस्ट देम। तो दूसरी साइड पे भी उतना ही जोर है, दूसरी साइड का आर्गुमेंट। जी 90% मैंने जो जितने लोगों से, हमारे एक यहाँ सैटरडे को कराची में एक सेमिनार भी हुआ था इसी चीज़ पर, तो मुझे तो मैं 90% नहीं, मैं 99% आपको बता रहा हूँ, लोग जो थे उसमें लॉयर्स भी थे, उसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, जर्नलिस्ट भी थे, सियासतदान भी थे, हुकूमती पार्टीज को छोड़ के जो सियासतदान लाए गए थे, और वो उसका तरीक़ेकार भी ये रखा था कि मीडिया को बाहर रखा था कि ताकि लोग खुल के बात कर सकें और जिसको भी ब्लेम, जिस पर भी उंगली उठाना चाहते हैं, बिकॉज नन ऑफ दैट वाज टू बी रिपोर्टेड। मेरा तो ख्याल है सिवाय एक शख्स के बाकी सब ने एक शख्स जो पाकिस्तान में जो है ना अंदर उस आपके दफ्तर में उसके इंडोर में पता नहीं कौन 1% था, मगर पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर देयर जस्ट 1% या 1%, उसका नाम है, उनका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो ये आर्गूमेंट लेके बैठे हुए हैं और उसके अंदर एक जो आपने जिक्र किया उसके बैकग्राउंड का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, वो आईनी अदालत लिमिटेड पीरियड के लिए थी और वो जो मुशर्रफ के दौर में बुरी लेजिस्लेशन हुई थी उसको क्लियर अप करने के लिए था, और वो 18वीं तरमीम में वो सारे मामला ज़्यादातर हल हो गए थे। सो वो भी एक जो आर्गूमेंट है वो भी नहीं, मगर बिलावल भुट्टो हैं जो लीड कर रहे हैं, नूर इल्लाह के पीछे नजर आती है, वो लीड कर रहे हैं, उनकी क्या मंतक है जुबैर? He wants to be the Prime Minister of Pakistan. नहीं तो वो क्या नून लीग विल इजीली एक्सेप्ट दैट? तो शहबाज शुड, नून लीग और शहबाज शरीफ एंड कंपनी एक्सेप्ट दैट कि मियाँ साहब चाहेंगे कि वो आ जाए, शहबाज से बेहतर है? उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी है, उसको सीज किया है, आउटस्मार्ट करती है, आउटप्ले करती है नून लीग की लीडरशिप को। जाहिर है शहबाज शरीफ साहब जाके तो कोयटा बार को नहीं खिताब करेंगे या कराची बार को, और शायद उनके जहन में भी नहीं आया कि दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। इवन आज जो वो कॉन्फ्रेंस हुई है फलस्तीन के हवाले से, सबसे ज्यादा स्मार्ट, सबसे ज्यादा वोकल, सबसे ज्यादा अच्छी बातें, इफेक्टिव बातें, प्रपोजल्स जो थे उनकी तरफ से आए थे। सो ही इज शोइंग कि ही इज द प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल। दूसरी बात यह है कि जो बिलावल हों या जो भी हों, एक चीज जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है ना, ये तो बात का ओपिनियन होता है कि क्या 63A खत्म होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। उसमें दो ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कि जी यहाँ लोटाक्रेसी को इनकरेज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए हर एक के अपने आर्गूमेंट होते हैं। बट ये जो अब सब हो रहा है ये, और फेडरल कोर्ट का ये द टाइमिंग ऑफ इट, अभी आपको क्यों जरूरत पड़ी है जस्ट व्हेन काजी फायज ईसा इज रिटायरिंग ऑन October 25th?
अब आप वैसे ये तो अब लगता है कि वो उनके भाषण, उनके जुबैर उनके भाषण जो है ना वो अब मज़गा खेज रोज के हो गए हैं। मगर वो जो कहते हैं ना दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, अब सारे ही लोग कहना शुरू हो गए हैं कुछ भी हो जाए तो चौधरी जो है ना ये बंदा चौधरी नहीं बनेगा। तो वो तो जा ही रहे हैं। ये तो फैसल सिद्दीकी साहब बड़े आपको सोच समझ के बात करते हैं। वो हमारे प्रोग्राम में भी खुले काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये नहीं आ रहे। कौन बिलावल नहीं आ रहे? नहीं, काजी साहब अगर कोई ऐसा हो भी गया तो 25 अक्टूबर के बाद इट्स ओवर फॉर हिम। अब ये तो देखें, ये देखने की बात है कि काजी साहब नहीं आए, लेकिन काजी साहब के टाइप के बहुत से जजेस मिल जाएंगे। वो आप फिक्र नहीं करें कि अगर इस चीज़ का जश्न मनाना शुरू कर दिया ऑपोजिशन ने, पीटीआई ने या सिविल सोसाइटी ने कि काजी को रोक दिया, तो काजी के बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है ना आमिर, तो प्राइम मिनिस्टर किसको लगाएगा? प्राइम मिनिस्टर काजी हो या काजी के इक्विवेलेंट कोई हो, वो उन्हीं को लगाएंगे ना जो सबसर्विएंट होने के लिए तैयार हो एग्जीक्यूटिव के, जिनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूटिव। बाकी जजेस कौन लगाएगा? वही लोग लगाएंगे। तो वो तो अपनी मर्जी है, जैसे ब्यूरोक्रेट लगाते हैं। ग्रेड 22 का फाइनेंस सेक्रेटरी लगाना है या एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी, वो अपनी मर्जी का जो ताबे हो, जो कि सब कुछ करने के लिए तैयार हो। पाकिस्तान का एक कल्चर है, वो जो एग्जाम्पल देते हैं कि जी जर्मनी में भी फेडरल कोर्ट है और ऑस्ट्रिया में भी है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है। पाकिस्तान में चेक्स एंड बैलेंसेस होना बहुत लाजमी जुज़ है, यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लाजमी जुज़ है। अदरवाइज तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की तारीख में ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इट इज़ नॉट दी पर्सन, उनसे भी बड़े और खिदमत गुजार किस्म के लोग मिल जाएंगे। इट इज़ द आइडिया विच इज़ द प्रॉब्लम। आज़म तार लेके आ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर आपसे बात करने का। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी फौरी तौर पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारे और भी सियासी मामलात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू करना बाकी है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अभी आप ज़ुबैर साहब के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड की भी बात कर रहे थे। कश्मीर के इलेक्शन का भी तो रिजल्ट आने वाला है ना कल, वो भी तो एक बैरूनी दुनिया का मामला है, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं, कोई बैरूनी दुनिया नहीं है, वो हमारे से जो इस वक्त बैरूनी दुनिया में हो रहा है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट है। खुदा खास्ता ये जो लेबनान की वो बढ़ती जा रही है जंग, वो रोज़ जो है आज साल हो गया उसको, और वो बाकायदा वो अब ये इंतज़ार किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा है कि क्या इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा, क्या वो छोटा हमला होगा या उनकी जौहरी तनसीबात या उनकी ऑयल की तनसीबात को, अगर वो तेल की तनसीबात को अटैक करता है तो ईरान इन रिटर्न क्या खित्ते की बाकी तनसीबात के ऊपर कुछ अटैक आता है। और अगर ऐसा होता है, ऑलरेडी जो है ऑयल, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे पास बड़े ही ये जो $10 बिलियन के हम रिजर्व्स लेते फिर रहे हैं, ये अगर ये $70 से 140 पे चला गया जो कि यूक्रेन की वार में चला गया था, तो ये बाकी लोग तो जिनकी पास पसली बड़ी है वो संभाल लेंगे, सस्टेन कर लेंगे। हम बिल्कुल जो है दिवालिया हो जाएंगे खुदा ना खास्ता अगर ये बढ़ती है। हम ना उसके लिए इकनॉमिकली तैयार हैं, ना हम पॉलिटिकली तैयार हैं, हम किसी हवाले से तैयार ही नहीं, हमारी सोच ही नहीं जा रही है। हम अपने दाखिली मामलात को उस दूरबीन के साथ देख ही नहीं रहे हैं जो इर्द गिर्द हो रहा है कि यूक्रेन की भी बढ़ रही है, लेबनान में बढ़ रही है, और लेबनान की अगर बढ़ती है, गाज़ा की बढ़ती है, ईरान पे खुदा न खास्ता अगर इसराइल अटैक कर देता है तो ये हमारा बॉर्डर है, तो फिर वो जंग हमारे बॉर्डर तक आ गई, घर तक आ गई। अभी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह जिक्र नहीं है, कल जो है ये कश्मीर के और हरियाणा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उस बात में नज़र आ रहा है कि एक तो कश्मीर का हमारे लिए बहुत अहम इसलिए है कि जब से वो इंडिया ने उसको यूनियन टेरिटरी बनाया है तो कश्मीर को,
तो वो जब से इलेक्शन फिर उसके बाद नहीं हुए, वहाँ गवर्नर रूल है, तो अब पहली दफ़ा वहाँ पे जो है ना लोकल असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि वहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो 90 की उसमें अंदर जो मेजॉरिटी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट के ज़्यादा इम्कानात है कि वो गवर्नमेंट बना लेंगे। बीजेपी हारती भी वहाँ से भी नज़र आ रही है और हरियाणा से भी जो है ना वो हारती भी नज़र आ रही है, जो कि 10 साल बाद वहाँ से हारेंगे। तो बीजेपी को ये जब झटका लगेगा तो फिर ये सवाल आते हैं कि उनका कश्मीर में क्या रिएक्शन होगा कि अगर वो गवर्नमेंट उधर आ जाती है तो कश्मीर के लोग जो समझते हैं उनके लिए क्या कोई बेहतर हालात होंगे नहीं होंगे, या बीजेपी गुस्से में कुछ और जो है वहाँ पे सख्तियाँ करेगी बुरी तरीके से हारने के बाद। मगर यहाँ वहाँ पे एक ये सवाल है कि इस वक्त इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीजेपी के इलेक्शन जीतने से ज़्यादा है कि इलेक्शन करवा लेना, कि एक नॉर्मलसी वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखें हमारे यहाँ कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज इलेक्शन, टर्नआउट ज़्यादा रहा है, मुनासिब रहा है, तो टर्नआउट करा के इलेक्शन करवा लिए। और फेयरनेस की हवाले से और इस बात का कभी इम्कान हो सकता है कि जयशंकर अगर उन्होंने अपना कैंसिल ना किया बहाना लेके, तो यहाँ आके वो हमें जिस तरह यूनाइटेड नेशंस में भारत ने हमें बड़ी चपेड़े मारी हैं, वो यहाँ हमारे मुल्क में आके हमें चपेड़े मार के जाएंगे और दुनिया को ये मैसेज भी देंगे कि देखें हम मल्टीलैटरल उसके अंदर पाकिस्तान के बावजूद यहाँ पे आ गए और यहाँ आके हमारे टेररिज्म के हवाले से नाम से और किसी और हवाले से हमारे मुल्क के अंदर हमें ये चपेड़े मार के जाएंगे। और देखिए हमने कश्मीर के अंदर जो है ना इलेक्शन करवा दिए। सो हमारे लिए ये बड़े मसले हैं, ये बड़े वो उसके रिपरकशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और हमें उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इससे क्या मतलब है और हमें किस चीज़ के लिए क्या सोच विचार करना चाहिए। पर हमारे उससे वो गायब है। मतलब फॉर एग्जांपल ये छोटी बात नहीं है, कश्मीर का कल रिजल्ट आ रहा है, मगर किसी जगह आपने जिक्र सुना नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें अपने प्रोग्राम के एजेंडा में ये चीज तय हुई कि हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, वरना आपको आज पाकिस्तानी मीडिया में कहीं ये चीज नजर नहीं जो फॉर एग्जांपल दूसरा जो हम मैसेजेस क्या दुनिया को दे रहे हैं। आज ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई गई कश्मीर के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर जो है, उसके अंदर जब एक बहुत बड़ी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, चले आप कह लेते हैं कि जी उन्होंने गलत किया, वो कहते हैं हमारा पीटीआई क्या, वो कहते हैं जी हमारा बंदा ही कोई नहीं है इस्लामाबाद में, सब गिरफ्तारियों के डर से दौड़े हुए हैं, तो हम पार्टिसिपेट ना करें। और उन्होंने अभी शायद कमेटियों से और बाकी जगहों से भी उन्होंने ऐसे मौके पे कश्मीर का क्या यहाँ से ये मैसेज गया कि हम बड़े यूनाइटेड हैं और कश्मीर में, और साथ में वो मैं देख रहा था ये चल रही थी आपके विजुअल्स कि जी कश्मीर का जो जुलूस निकालता है उसको मार मार के लाठियाँ जो है वो बुरा सलूक कर देते हैं, और जो है जो हम कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज करवा रहे हैं उसके अंदर ऑल पार्टीज के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी मिसिंग है। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। अब आप जमात इस्लामी को अगर देखें, वो फलस्तीन के ऊपर गाजा के लिए एहतजाज करती है, तो वहां पर उन लोगों के साथ, उनके शुरका के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है वो भी हमारे सामने है। और आज उसी इशू को लेके एपीसी बुला ली जाती है। वहां बात करना जायज है तो सड़क पे बात करना नाजायज कैसे हो सकता है? पर ये मैंने कहा ना कि दुनिया को एक मिक्स्ड मैसेजेस भेज रहे हैं, चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे हम इंटरनली, मैं ये कह दूं कि अब ये जो ख़ास तौर पे हमारा जो अभी ये IMF से समझ के ये जो लुटियाँ डाल रहे हैं, अभी भाई साहब ये जो तेल ही सिर्फ अगर इंटरनेशनली जो कि कभी इम्कान है अगर ये क्राइसिस यूँ भी चलता रहा, आगे ना भी बढ़ा, तो भी ये तेल की बताया जा रहा है कि कीमत पर बैरल जो है ना ये ऊपर जाएगी। हम सस्टेनेबल नहीं है। हमारी ऑलरेडी जो है हफीज़ पाशा साहब की जो अभी लेटेस्ट वो हैं कि हमारी मिनी बजट नहीं, वो कह रहे हैं मैक्सी बजट आएगा, क्योंकि शॉर्टफॉल जो है वो तकरीबन जो है ये 40% इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे ना, तो वो कह रहे हैं कम से कम 20% का शॉर्टफॉल आएगी। सो ये छोटा झटका नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा वो भी। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी वो उनका फिगर है 1700 बिलियन का जो है ना वहाँ पे नॉन टैक्स, तो ये बहुत बड़ी शॉर्टफॉल आ रही है। सो मुश्किलात हैं हमारी बहुत ज़्यादा, और ये जो महंगाई का बहुत क्रेडिट ले रहे हैं उनके बकौल ये 3-4% का झूठ बोल रहे हैं, और जो झूठ भी है ये आगे महंगाई बढ़ने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बड़े मोतबर लोगों की ये मोतबर रिपोर्ट्स कह रही हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच आमिर साहब। देखने वालों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।